हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ चैनल पे। मैं प्रियंका गुदर, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक्स जो आने वाले एग्जाम सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज जून 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है और यूनिट वाइज अगर आप चेक करना चाहें कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहली यूनिट विच इज़ बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर सबसे पहले देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब जितनी भी तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं उन सभी का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल उसके प्रिकर्सर्स क्या हैं और उनका जो बायोसिंथेसिस का पाथवे है वो क्या है, इसके प्रिकर्सर्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो चाहे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, बाकी भी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो भी पाथवे है वो अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इसी चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में एक बायोकेमिस्ट्री का एक अलग से प्लेलिस्ट का वो बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड भी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, तो ये ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस दैट इज एंजाइम का जो भी रोल होता है, ठीक है, उसके इनहिबिशन के जो भी अलग अलग तरीके हैं वो सब, और के कैट के एम वी मैक्स सबका रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स अलग से क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज बीटा शीट, अल्फा हेलिक्स या और भी जितने भी तरह के हेलिक्सेस हैं उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छे से डिटेल में इसको देख करके जाना है, कितने अमाइनो एसिड किस में अकोमोडेट हो रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं उसमें वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होते हैं। तो जो बीच बीच में और कौन कौन से जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते हैं इन्हीं पाथवेज में से। तो जो इसका एनाबॉलिक पाथवे है वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से देख के जाने हैं। आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे दैट इज सेल बायोलॉजी। सो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उससे एसोसिएटेड जितनी भी तरह के प्रोटीन्स हैं उनका क्या फंक्शन है, चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, सब अच्छे से देख के जाना। सेल वॉल, चाहे आप प्लांट की ले लो या फिर फंजाई की ले लो, बैक्टीरिया की ले लो, सभी की सेल वॉल, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, बेसिक उनका जो भी फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें। सेल ऑर्गेनेल्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शनिंग, ठीक है, उनमें किस तरह से जो है सिग्नलिंग वगैरह होती है, ट्रांसपोर्ट उनका होता है, वो सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है। साइटोस्केलेटन जितनी भी तरह के हैं, चाहे वो एनिमल सेल के अंदर ले लो आप, प्लांट सेल के अंदर, सभी में जो साइटोस्केलेटन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसका क्या रोल होता है सेल के स्ट्रक्चरल सपोर्ट की फॉर्म में और ट्रांसपोर्ट में भी, वो भी आपको देख के जाना है। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हम जीन लेवल से जो पूरा का पूरा आपका डीएनए बन रहा है, डीएनए में कैसे जो हिस्टोन्स बाइंडिंग हो रहा है, हिस्टोन बाइंडिंग से लेकर के क्रोमोसोम फॉर्मेशन तक का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से देखना है। सेल साइकिल रेगुलेशन में सीडीके, साइक्लिन्स, उनका रोल किस तरह से सेल साइकिल रेगुलेट होती है, अलग अलग फेजेस के अंदर कैसे एंटर करती है, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। आने वाली नेक्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जितनी भी तरह के इसके अंदर वेरिएशंस अवेलेबल हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में या फिर सेल्स के अंदर, वो आप अच्छे से देख के जाइएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, जो स्प्लाइसिंग होता है, वो सब चीज़ें अच्छे से आपको ज़रूर देख के जानी है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, और उसके बाद में जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं, और साथ में इनके इनहिबिटर्स भी, जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स हैं जो अपना डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स दिखाते हैं ट्रांसलेशन के अंदर। इनफैक्ट कुछ जो है सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर भी जो है इनहिबिशन का रोल रखते हैं। तो वो जो चीज़ें इनहिबिटर्स या जो भी केमिकल्स हैं उनका क्या इन सभी के अंदर रोल रह सकता है, तो वो जहाँ भी आपको इस तरह के कोई केमिकल्स का नाम समझ में आए वो ज़रूर अच्छे से देख के जाइएगा। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, तो डिफरेंट टाइप के ऑपरॉन्स और उनका क्या रेगुलेशन रहता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स में किस तरह काम करते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग, जितनी भी तरह के मतलब जो सिग्नलिंग हो रही है उसका क्या अफेक्ट होगा, किस तरह से वो वर्क कर रही है, सेल सेल में कम्युनिकेशन कैसे होता है। कैंसर, जिसके अंदर आपके जो
ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं उनका किस तरह से रेगुलेशन होता है, ठीक है। कैंसर सेल्स के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि उनके अंदर जो है इनफाइनाइट और फास्ट डिवीजन होने लगता है, कौन सा सिस्टम वहाँ पे फेल हो जाता है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से हमें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट इज ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन। सो होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन चाहे आप प्रोकैरियोटिक का रोल ले लो या फिर यूकैरियोट्स का, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सभी के अंदर अच्छी तरह से आपको जो है रोल देख करके जाना है, किस तरह से पैथोजन का होस्ट के ऊपर बाइंडिंग हो रहा है, किस तरह से वो अपना जो इन्फेक्शन है वो साइकिल चला रहा है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, पूरे डेवलपमेंट के। अब एनिमल्स के अंदर जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ड्रोसोफिला के अंदर, इसके अलावा एनिमल और प्लांट्स के अंदर जो मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस की जितने भी फेजेस हैं वो पता होने चाहिए। लिम्ब डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कौन से प्रोटीन्स में अगर क्या चेंज हो जाए तो इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन सभी में जो प्रोटीन्स का रोल है, एमआरएनएस का रोल है, स्टार्टिंग में जो डिफ्रेंसिएशन होता है उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इस तरह की काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से देख के जानी है। इसके बाद आ जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों अच्छे से देखनी है। नाउ इसके अंदर भी काफ़ी सारे केमिकल्स हैं या इनहिबिटर्स आप कह सकते हो, जिनके प्रेजेंस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम है इसके वो अफेक्ट होते हैं, ये सभी भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लांट हॉर्मोन्स, सभी तरह के, चाहे साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या जिब्रेलिन्स या फिर एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, सभी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और आपस में भी कौन से के कॉम्बिनेशन से क्या प्रोसेस होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। सेंसरी फोटोबायोलॉजी, लाइट से कौन कौन सी जो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं और उनका लास्ट में क्या रिस्पॉन्स रहता है, ये सब। नेक्स्ट इज स्ट्रेस फिजियोलॉजी, जिसमें सभी तरह के जो स्ट्रेस हैं, चाहे वो वाटर स्ट्रेस हो, सॉल्ट स्ट्रेस हो या फिर आप कह सकते हो कि टेम्परेचर स्ट्रेस हो, ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये अच्छे से आपको देख के जानी है। किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट स्पेशली हैं, जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से उसको कोप अप करते हैं, उनमें क्या क्या जो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो उसको इनहिबिट कर पाते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूट ट्रांसपोर्ट, जो भी फोटो एसिमिलेट्स बनते हैं उनका एग्जैक्टली प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एनिमल फिजियोलॉजी, इस पे इंपॉर्टेंट है ब्लड एंड हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट इज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर जो मेंडल के लॉज हैं वो तो एक बेसिक हो गया, बट जो एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स है उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट इज जीन मैपिंग के डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या हम किस तरह से जीन मैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल चेंजेस एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स आ गया, जिसमें आपके तीनों प्रोसेस आ जाएंगे, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। इन सभी में भी जिस तरह से आप लोग मैपिंग वगैरह या फिर जो जीन्स की स्टडी है वो कर सकते हैं, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ह्यूमन जेनेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको सभी अच्छी तरह से आने चाहिए। अभी जेनेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस पर्टिकुलर यूनिट के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं इसी चैनल में, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं और इन वीडियोस से आप अपना जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स, इसके अंदर एनिमल और प्लांट का क्लासिफिकेशन और साथ में जो भी एंडेंजर्ड प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड या कौन सी कैटेगरी में रखा हुआ है, सो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, इनका जो एक लिस्ट है वो थोड़ा सा आपको ज़रूर यहाँ पे देख के जाना चाहिए, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं इस यूनिट से। आगे आने वाली जो यूनिट है दैट इज इकोलॉजी। तो अब इकोलॉजी और इवोल्यूशन दो ऐसी यूनिट्स हैं जो मुझे लगता है बच्चों के लिए बोनस की तरह है इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर, जिनके अंदर आपको
जो वेटेज है वो बाकी यूनिट जितना ही होगा। जैसे अगर इससे पिछली यूनिट देखें हम, ठीक है, यूनिटी जो डाइवर्सिटी वाली जो यूनिट है उसमें काफ़ी कुछ है जो आपको पढ़ना होगा, बट इकोलॉजी के अंदर लिमिटेड टॉपिक्स हैं और इजी हैं और इक्वली ये आपको उतना ही स्कोर करके दे देगी। तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन दोनों यूनिट्स बहुत ही अच्छे से करके जानी है, और इसमें भी स्पेशली पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीशीज इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से देख के जाइएगा। ठीक है, आ जाते हैं आगे। इवोल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लॉक और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है। देन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, क्या क्या मैकेनिज्म से कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं इसके रिलेटेड, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी इन दिनों काफ़ी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। नेक्स्ट इज अप्लाइड बायोलॉजी, जिसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर और ट्रांसजेनिक प्लांट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर अप्रोचेस फॉर ट्रांसजीन डायग्नोसिस आपको आना चाहिए। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ब्रीडिंग के थ्रू क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं या क्या क्या जो मेथड्स हैं वो यूज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बायो रेमेडिएशन और फाइटो रेमेडिएशन, क्योंकि काफ़ी कंसर्न के टॉपिक्स हैं आज के दिन में, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको देख के ज़रूर जाने चाहिए। आने वाली नेक्स्ट यूनिट है मेथड्स इन बायोलॉजी, दैट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो काफ़ी बेसिक है, जो हम शायद पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स जो है एलाइसा या उससे रिलेटेड जो भी और मेथड्स हैं वो सब अच्छे से देख के जाने हैं। बायोफिजिकल मेथड्स जितनी भी तरह के हैं, ठीक है, स्टडी के लिए। माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इसके डिफरेंट डिफरेंट जितने भी वेरिएशंस हैं वो सब आपको अच्छे से देख के जाने हैं। स्टैटिस्टिक्स काफ़ी ऐसा एक टॉपिक है जिसके अंदर आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं और उसकी बेसिस पे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ज़्यादातर आपको 4 मार्कर मिलेगा सेक्शन सी के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी बोनस जैसा है, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी है तो ये काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है जो डेफिनेटली बच्चे को करके जाना चाहिए अगर आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें सभी 13 यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमने डिस्कस किया है। नाउ और भी अच्छे से समझने के लिए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट और जो टॉपिक है वो अपने आप में सही है, हम जिस भी तरह का थ्योरी पढ़ते हैं सिर्फ वो थ्योरी पढ़ के इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस, रिसर्च एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को उस तरह से आगे बढ़ाएं। आने वाले 1 महीने का टाइम आपके पास काफ़ी सारा टाइम अभी है, और इस टाइम में डेफिनेटली इन यूनिट्स की जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज, अगर कोई क्वेश्चन बन जाते हैं, मिल जाते हैं आपको, तो वो ज़रूर आपको सॉल्व करके और प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बोनस की तरह काम करने वाला है आने वाले एग्जाम में। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पे, इसी जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और इस तरह के यूज़फुल वीडियो के अपडेट्स आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम। सो QR स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।